मैं मनीष गुप्ता श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आपने थर्मोडायनेमिक्स का पिछला लेक्चर देखा और उसमें आपने काफ़ी चीज़ें सीखी। क्या सीखा था हमने थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर में कि टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, ठीक है, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। इसके अलावा हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो आपका पेपर है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स का क्या मीनिंग है और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या क्या मीनिंग है, ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। और मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल क्या होते हैं, सिस्टम क्या होता है, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो उसको दोबारा डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे वो सारी चीज़ें आपकी दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। तो इसलिए आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा कम भी समझ में आया हो तो आप हमारे लेक्चर्स को लगातार देखिए, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं थर्मोडायनेमिक्स के वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और थर्मोडायनेमिक्स को आप जानते हो ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर आपको समझ में आता है, बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा, और अगर बेसिक ही आपने नहीं समझा तो फिर आपको आगे थर्मोडायनेमिक्स समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए जो बेसिक लेक्चर हमारे चल रहे हैं, बेसिक लेक्चर सीरीज चल रही है, इसको मिस ना करें। और एक दूसरी बात, जब भी आप लेक्चर लेने बैठें हाथ में पेन पेपर ज़रूर रखें, पेन कॉपी। तो उससे क्या होगा कि जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ या जो भी मैं फॉर्मूले वगैरह बताता हूँ उसे आप खुद अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाएं, क्योंकि सबसे अच्छे नोट्स वही होते हैं जो आप खुद से तैयार करते हो। हालांकि लेक्चर के बाद मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ, फिर भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 2, जहाँ से हमने कल लास्ट क्लास में छोड़ा था उसका ही अगला पार्ट है ये। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, ये सब चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे कैसे वेरिएबल्स हैं, कैसे कैसे किन किन चीज़ों पे वो डिपेंड करते हैं। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है, जो भी शब्द हमें काम आएंगे, जैसे आपने सुना होगा रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस, या फिर आपने सुना होगा समतापी प्रक्रम, समायतनी प्रक्रम, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं। आपने सुना होगा रिजिड वॉल, ठीक है, और ये सब एक्सोथर्मिक वॉल, तो ये सब क्या हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जैसे कोई भी जो प्रोसेस है वो दो तरह की हो सकती है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, तो ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, टॉपिक का नाम आपको दिख रहा होगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या है, तापीय साम्यता, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो सबसे पहले जैसे आप फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हो, आपने मैकेनिक्स पढ़ी है, तो मैकेनिक्स में जैसे हम कहते हैं, जैसे मान लो ये कोई वस्तु रखी है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या बोलते हो बच्चों, जो ये ऑब्जेक्ट रखा है ये साम्य अवस्था में कब होगा, इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इस पर नेट फोर्स क्या हो, 0। अगर इस पर नेट फोर्स एफ नेट का वैल्यू 0 हो तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में है, ये यांत्रिकी में, मैकेनिक्स में साम्य अवस्था में है कोई वस्तु, ये मूव नहीं करेगी क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 हो एवं जो कुल मतलब बलाघूर्ण टाव वो भी 0 होना चाहिए, टाउ नेट, तो एक ही बात है, एफ नेट 0, टाउ नेट 0 होना चाहिए। तो ये क्या होता है बच्चों, मैकेनिक्स के अंदर साम्य, पर तापीय साम्य में इनके मायने बदल जाते हैं, साम्य के मायने बदल जाते हैं। तो देखते हैं कि साम्य थर्मोडायनेमिक्स में साम्य कैसे काम करता है, या थर्मल इक्विलिब्रियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, तापीय साम्य, वो कैसा होता है, उसमें क्या चेंज आते हैं मैकेनिक्स वाले साम्य से, इसको अच्छे से समझना। तो देखो, मैंने आपको बात बताई थी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम किसकी बात करते हैं बच्चों, सिस्टम की। जैसे सपोज करो ये कोई सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर क्या होते हैं बच्चों, पार्टिकल, काफ़ी सारे पार्टिकल होते हैं। कोई गैस हो सकती है, गैस के पार्टिकल हो सकते हैं, या एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये क्या है, एन पार्टिकल्स का एक सिस्टम है। अब
मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल, स्थूल अवस्था वाले चर, मैक्रो वेरिएबल कह लो आप। तो क्या थे मैक्रो वेरिएबल या मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल? ऐसे वेरिएबल जो पदार्थ, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट है, जो सिस्टम है, उसकी बाह्य एक्सटर्नल चर जिनको हम कहते हैं एक्सटर्नल पैरामीटर्स, बाह्य अवस्था के बारे में बताते हैं। जैसे कि वॉल्यूम हो गया उसका, ठीक है, उसका प्रेशर हो गया, उस पर कितना प्रेशर है, टेम्परेचर हो गया। तो ये सारे क्या हैं? ये मैक्रो वेरिएबल हैं। तो इनकी अभी हम बात करेंगे। अब देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन तापीय साम्य को। अगर किसी सिस्टम के, अगर किसी निकाय के सारे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल क्या हो, समय के साथ चेंज ना हो, मतलब जितना इसका प्रेशर है वो उतना ही रहे, कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ चेंज ना हो, जितना इसका वॉल्यूम है, आयतन, वो भी टाइम के साथ चेंज ना हो, उतना ही रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो, तो ये जो स्थिति होती है ये क्या कहलाती है बच्चों? तापीय साम्य। जब उसके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं वो टाइम के साथ वेरी ना करें, तो इसी स्थिति को हम किससे नाम से जानते हैं बच्चों? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अब आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि जो मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? फोर्स की, कि जो आपका नेट फोर्स है या नेट टॉर्क है वो कितना होना चाहिए? 0। और इसमें हम किसकी बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में? एक्सटर्नल वेरिएबल या फिर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, ये क्या होने चाहिए? टाइम के साथ चेंज नहीं होने चाहिए। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? इस स्थिति को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्य अवस्था। तो इसके बाद में ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक है। नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ टॉपिक। देखो इसके अलावा हम बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं पूरी टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा, बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। पहली चीज़ हमने क्या समझी? थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकंड चीज़ हम क्या समझेंगे? प्रोसेस और टाइप ऑफ प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स। देखो अब जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हम दो तरह की प्रोसेस बार बार यूज लेंगे। कौन कौन सी? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय को हम किस नाम से जानते हैं? रिवर्सिबल। और अनुत्क्रमणीय को इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसको रफ कर देते हैं हम। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है बच्चों? रिवर्सिबल प्रोसेस तो बच्चों जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस से मतलब आप समझते हो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम, जैसे एक रिएक्शन में लिख के दिखाता हूँ। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट तक जा सकते हैं। ऐसी प्रोसेस क्या होती है बच्चों? रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, उत्क्रमणीय। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? जैसे दो रिएक्टेंट हमने लिया विकर्मक A+B और इनसे हमने प्रोडक्ट्स प्राप्त कर लिए C+D, और अगर आप वापस C+D से A+B तक जाना चाहो तो ये पॉसिबल होता है। तो ऐसी जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके अलावा जिनमें आपने जो रिएक्टेंट हैं उनसे प्रोडक्ट तो बना लिए, पर प्रोडक्ट से वापस हम रिएक्टेंट नहीं बना सकते, मतलब जो प्रोसेस रिवर्स में वर्क नहीं करेगी, ये कहलाती है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये बेसिक सी डिक्शनरी वाले वर्ड्स हैं जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे थ्रू आउट। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इसके रिवर्सिबल प्रक्रम का उदाहरण वाटर को फ्रीजिंग से आइस में कन्वर्ट करना और आइस को हीटिंग से वाटर में कन्वर्ट करना। रिवर्सिबल प्रोसेस के उदाहरण हैं केक बनाना, अंडे को फ्राई करना, पेपर को जलाना या सीमेंट से सीमेंट का मिक्सचर बनाना। तो इनको हम वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हमको पढ़ना है
वो पढ़ना है। जैसे हम बात करेंगे बॉल्स की, दो तरह की बॉल होती हैं, जैसे बॉल के बारे में पढ़ेंगे रिजिड बॉल या एक्सोथर्मिक बॉल। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रोसेस की। तो इसको पूरी जो ये बॉल्स हैं या प्रोसेस है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि, और उसी में अपन किसको इंक्लूड कर लेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप सभी ने पढ़ा होगा। इसके अलावा जो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है वो भी अपन को पता होना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहते हैं, ये तो आपको आना चाहिए। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये क्या आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और इसके बाद में जो आपको पढ़ना है वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ आपको सभी को आना चाहिए। तो इससे पहले जीरोथ लॉ को हम डिस्कस करें, इससे पहले अपन बेसिक को डिस्कस कर लेते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है। यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ डायग्राम अटैच किए हैं, जैसे सिस्टम और सराउंडिंग और बाउंड्री को समझने के लिए डायग्राम देखो। इसके बाद क्लोज सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है पर मैटर का नहीं। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफ़र हो सकता है, और आइसोलेट सिस्टम में ना एनर्जी का ना मैटर का ट्रांसफ़र हो सकता है। यही दोबारा दिखाया गया है कि आइसोलेटेड सिस्टम में किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं होता, क्लोज सिस्टम में एनर्जी का हो जाता है पर मैटर का नहीं। इसमें बॉल दिखाई गई हैं। डायथर्मिक बॉल में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, जबकि एडियाबैटिक बॉल में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जैसे अब देखो इस डायग्राम को देखो, दो सिस्टम मैंने बनाए, एक सिस्टम है ए, दूसरा सिस्टम है बी। ए के दो पैरामीटर्स, दो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स मैं लिख देता हूँ, पी ए कॉमा वी ए। इसी तरह बी के दो पैरामीटर्स मैं लिख देता हूँ, पी बी कॉमा वी बी। पहला एग्जांपल लेते हैं अपन एडियाबैटिक प्रोसेस का। सपोज करते हैं कि इनके बीच की वॉल कैसी है, रिजिड वॉल, ठीक है। रिजिड है, नॉन मूवेबल है, ये मूव नहीं कर सकती वॉल, रिजिड वॉल है। अब जैसे ए के अंदर जैसे जो भी गैस भरी हुई है और बी के अंदर भी कोई गैस भरी हुई है, ए के अंदर जो गैस भरी हुई है उसका जो प्रेशर है वो हमने पी ए से डिनोट किया, और इसका जो वॉल्यूम है वो हमने वी ए से डिनोट किया। बी के अंदर जो गैस भरी है उसका प्रेशर हमने पी बी से डिनोट किया, और इसका जो वॉल्यूम है वो बी वी से हमने डिनोट किया। अब सपोज करो कि ये एक एडियाबैटिक प्रक्रम के अंदर हो रहा है, एडियाबैटिक। अगर एडियाबैटिक होगा, हिंदी में बच्चों रुद्धोष्म कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी है, जो ऊर्जा है वो ट्रांसफर नहीं हो सकेगी। अगर आपका प्रोसेस कैसी है, रुद्धोष्म में, एनर्जी कांट बी ट्रांसफर्ड इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिजिड वॉल का यहाँ पे क्या कार्य है और एडियाबैटिक प्रोसेस का यहाँ पे क्या कार्य है। तो ये जो पी ए और बी ए हैं और ये पी बी और बी वी हैं, ये चेंज नहीं होंगे। ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि हमने वॉल जो लगा रखी है एडियाबैटिक रिजिड वॉल है। और जो बी है इसके पैरामीटर्स भी चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि हमने बॉल लगा रखी है वो एडियाबैटिक रिजिड वॉल है। इसके बाद में सेकेंडली जो हम बॉल पढ़ेंगे, देखो दूसरा एग्जांपल, अभी जो बॉल है ये है एक्सोथर्मिक। और
इन चीज़ों को बताने से पहले एक बेसिक चीज़ और समझो आप, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। जैसे कोई भी आप सिस्टम लेके चल रहे हो, जैसे ये सिस्टम है n पार्टिकल्स का, और दो ही काम हो सकते हैं, एक तो सिस्टम हमने लिया और इसके जो बाहर का पूरा अपन लेके चलेंगे वातावरण, वो सराउंडिंग है। तो एक तो बच्चों क्या है, सिस्टम, एक सराउंडिंग। अब दो ही चीज़ हो सकती है कि सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करे या सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करे। ठीक है, ये दो चीज़ें पॉसिबल है अपनी। अब देखो, जैसे सिस्टम के अंदर, जैसे n पार्टिकल्स का ये सिस्टम है, सपोज करते हैं इसको नाम दे देते हैं A। अभी A जो सिस्टम है, हो सकता है कि ये इसके साथ में एनर्जी ट्रांसफ़र करे और एक होता है कि मैटर भी ट्रांसफ़र करे। और एक हो सकता है कि ये एनर्जी और मैटर ट्रांसफ़र नहीं करे। तो जो सिस्टम ना एनर्जी ट्रांसफ़र करता है ना ही मैटर ट्रांसफ़र करता है, वो आइसोलेटेड या आइसोलेट सिस्टम कहलाता है। आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये बेसिक था, ये आपको पता होना चाहिए सिस्टम के बारे में और सराउंडिंग के बारे में। अब इसको समझने के लिए बेसिकली हम जीरोथ लॉ का उपयोग करते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बच्चों, जीरोथ लॉ क्या कहता है? जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट आप सभी जानते हो। यदि A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट तो हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि यदि A एंड C और B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? कहने में तो बड़ा सिंपल है जीरोथ लॉ, पर इसको समझते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स की दृष्टि से कि कैसे होता है। तो इसको देखते हैं एक बार। एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, उससे आप समझना। तो इस डायग्राम से आप समझो, जैसे एक सिस्टम ले लिया जिसमें A, B और C तीन सिस्टम्स हैं इसके अंदर, और ये सराउंडिंग से पूरा आइसोलेट हो रहा है। ठीक है, सराउंडिंग को लिखने की जरूरत नहीं, सराउंडिंग से क्या है बच्चों, आइसोलेट है पूरा सिस्टम। अब A और B के बीच की जो वॉल है वो कैसी वॉल है? एडियाबैटिक। मतलब यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और जबकि A और C और B और C के बीच की जो वॉल है वो कैसी है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, मतलब ऊष्मा पार्थ दीवार है, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो A से C में टेम्परेचर और B से C में, मतलब TA इक्वल टू क्या हो जाएगा? TC। और इसी तरह से TV इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? TC। क्योंकि A से C में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो धीरे धीरे हीट भी ट्रांसफ़र होगी और टेम्परेचर दोनों के क्या हो जाएंगे? सेम।
तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तापीय साम्यावस्था। तो ए और सी किस में आ जाएंगे बच्चों, तापीय साम्यावस्था में। इसी तरह से बी और सी किस में आ जाएंगे, तापीय साम्यावस्था में। और ए और बी आपस में कांटेक्ट में नहीं है, इनके बीच में एडियाबैटिक वॉल है, फिर भी क्या स्थिति क्रिएट हो जाएगी, टी ए इक्वल टू टी बी, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, मतलब तापीय ए और बी भी किस में आ जाएंगे, तापीय साम्यावस्था में। ऐसा क्यों हो रहा है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ए और सी के बीच में कैसी वॉल है, एक्सोथर्मिक। बी और सी के बीच में कैसी वॉल है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक वॉल क्या होती है, ऊष्मा पार्थ, मतलब एनर्जी क्या हो सकती है, हीट क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र। तो ए से सी में हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। हीट ट्रांसफ़र होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। मैंने आपको लास्ट यूनिट में बताया था जब टेम्परेचर और हीट के बारे में बता रहा था। इसी तरह से बी से सी में भी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। उससे क्या है, बी और सी भी किस में आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो इसी तरह से यदि टी ए और टी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, टी बी और टी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो इससे तो अपन क्या सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं कि टी ए तथा टी बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इस तरह से अपन थर्मल इक्विलिब्रियम को समझ सकते हैं, और इसी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा हमने किसकी बात की थी, एनर्जी कंजर्वेशन की। वो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा हमने मतलब बेसिक क्या क्या चीज़ों की बात की आज के लेक्चर में, उनको समझ लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि बेसिक होता क्या है, टेम्परेचर और हीट हमने कल समझ लिए थे। इसके अलावा आज हमने देखा कि जैसे जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल होते हैं वो किस तरह के होते हैं। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल में जब चेंज नहीं होता तो थर्मल इक्विलिब्रियम हम कैसे अटेन करते हैं। इसके अलावा जीरोथ लॉ हमने समझ लिया। इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन हमने पढ़ लिया। और क्या देखा हमने, एडियाबैटिक वॉल कैसे काम करती है और एक्सोथर्मिक वॉल कैसे काम करती है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।